हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। तो आज हम अपने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिनरल्स के बारे में, ओर्स के बारे में, कंबाइंड स्टेट के बारे में और नेटिव स्टेट के बारे में। मैंने आपको ओर्स के बारे में बताया था और साथ में ये भी बताया था कि अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर्स होते हैं और वेरियस स्टेट्स में होते हैं। जैसे कॉपर है, उसका सल्फाइड में भी और होगा, बाकी के उसमें भी और हो सकता है ना, क्योंकि जो सल्फाइड है वो उसके साथ चिपक जाएगा। फ्लोराइड चिपक सकता है या फिर ऑक्साइड भी चिपक सकता है, मतलब सल्फर के साथ भी बन सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बन सकता है, फ्लोरीन के साथ भी बन सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सल्फाइड मिनरल्स ऑफ मेटल्स, यानी मेटल के सल्फाइड मिनरल्स और, ठीक है, यानी सल्फाइड के साथ मिलकर के वो कौन सा और बनाएंगे। तो कॉपर सल्फाइड के साथ 3 और बनाता है। सबसे पहला होता है कैल्डोसाइट, जिसे हम Cu2S लिखते हैं। फिर होता है कैलोसोप्राइडेट, इसका होता है CuFeS2। फिर है कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे Cus लिखते हैं। फिर लेड है, लेड का एक सल्फाइड और होता है जिसे हम गैलेना बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इसको। PbS इसका फॉर्मूला होता है। मरकरी का सिनाबार होता है, इंपॉर्टेंट है इसको। HgS इसका फॉर्मूला होता है। जिंक का जो और होता है सल्फाइड में वो होता है जिंक ब्लेंड और इसको ZnS से डिनोट किया जाता है फॉर्मूला। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑक्साइड और मिनरल्स के बारे में, मेटल्स के। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड मिनरल होता है वो होता है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला होता है Al2O3H2O। कॉपर का होता है क्यूपराइट, जिसको Cu2O लिखा जाता है। आयरन के 2 और पाए जाते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4। उसके बाद आता है लेड। लेड का जो आपके पास मिनरल होता है लिथर्ज होता है ऑक्साइड की फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है PbO। उसके बाद मैंगनीज होता है जिसका ऑक्साइड का जो और होता है वो होता है पायरोलुसाइट, जिसे हम MnO2 से फॉर्मुलाइज करते हैं। फिर है थोरियम। थोरियम का जो मिनरल और होता है वो मोनाजाइट होता है ऑक्साइड की फॉर्म में। फिर THO2 लिखा जाता है इसको। यूरेनियम का पिच क्लोराइड लिखा जाता है, पिच ब्लेंड सॉरी। फिर U3O8 से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। जिंक को जिंसाइट से इसका और होता है, इसको ZnO से लिखा जाता है इसका फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट आपके ओर्स हैं। अब यहाँ पे दिए हुए हैं कार्बोनेट मिनरल्स मेटल के। सबसे पहला कैल्शियम। कैल्शियम का जो कार्बोनेट और होता है वो लाइमस्टोन होता है, जिसको हम CaCO3 से डिनोट करते हैं, फॉर्मलाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का जो कार्बोनेट मिनरल होता है वो लाइमस्टोन होता है, जिसे चूने का पत्थर भी कहा जाता है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर का जो कार्बोनेट मिनरल होता है वो मैलेशाइट होता है, जिसे CuCO3.CuOH से फॉर्मलाइज किया जाता है। फिर आयरन है। आयरन के देखो मैग्नेटाइट भी था, है ना, हेमेटाइट भी था। अब इसका यहाँ पे कार्बोनेट और भी होता है, जिसे साइड्राइट से फॉर्मलाइज किया जाता है, दैट इज FeCO3। उसके बाद लेड है। लेड का सेरोसाइट होता है PbCO3। देन मैग्नीशियम, मैंगनेसाइट MgCO3 एंड देन जिंक, कैलेमाइन, ZnCO3। चलिए अब यहाँ पे दिए हुए हैं क्लोराइड मिनरल्स। तो बात करें क्लोराइड मिनरल की तो मैग्नीशियम का होता है कैनेलाइट, दैट इज KClMgCl2.6H2O। चैप्टर नंबर 2 में एसिड बेसिस सॉल्ट में मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना सिखाया था। तो आप मुझे बताइए जो कैनेलाइट का ये फॉर्मूला है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिल्वर का होता है हॉर्न सिल्वर, दैट इज AgCl। फिर सोडियम है। सोडियम का ब्लैक साल्ट होता है, दैट इज हेलाइट, और इसको NaCl से फॉर्मलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल्स। इन दिस बेरियम, बेराइट, दैट इज BaSO4, लेड एंग्लेसाइट, दैट इज PbSO4। देन सिलिकेट ओर्स ऑफ मेटल्स, यानी कि सिलिकॉन किससे अटैच है, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में। तो सिलिकॉन का एमसेटॉस and that is CaMg3Si4O12. Next is mica, that is KAl3H2Si3O12. तो नोटिस करने वाली बात यह है कि सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, ये मेटल नहीं है,
ठीक है, जनरली हम यहाँ पे मेटल्स देख रहे थे, पर ये सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, यानी ये मेटल की तरह बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। तो सिलिकॉन एक मेटलॉइड है और इसके 2 ओर्स निकलते हैं, ये आपको मैंने यहाँ पे लिख करके बता दिए। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में रीड करना। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम कॉमन भाषा में बोलते हैं तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है खनन करना, मतलब कि खुदाई करके या कैसे भी करके आप जो आपके पास ओर था या मिनरल हम बोल सकते हैं, उसमें से आप मेटल को निकाल लो। ठीक है, उसके आप बहुत सारे प्रोसेसेस कर सकते हो फिर, यानी कि आप को जो भी करना है आप करिए, लेकिन आप ओर में से मेटल को निकालिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो इसका मतलब है कि आप एक्सट्रैक्शन कर पा रहे हो। अब मेटलर्जी क्या होती है? तो वो सारे प्रोसेसेस जो कि आपको एक्सट्रैक्शन में लगेंगे, ठीक है, वो सारी प्रक्रियाएं जिसको मिला करके आप अपनी एक्सट्रैक्शन करोगे उसको आप मेटलर्जी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं, बेसिकली 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, इसको आप एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हो। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, मतलब जो आपने अब कंसेंट्रेट कर दिया और उसको आप मेटल में कन्वर्ट करिए। उसके बाद रिफाइन करिए उसको, इम्प्योर मेटल को। अब ये क्या है, इन तीनों स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो आपके पास यहाँ पे है कंसेंट्रेशन, सबसे पहला जो स्टेप था ना एक्सट्रैक्शन के लिए, कंसेंट्रेशन। तो अब हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आगे के स्टेप्स में चलेंगे। तो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर, या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। यानी कि गैंग पार्टिकल्स को अगर आप ओर से निकाल देते हो उसको आप कंसेंट्रेशन बोलते हो या फिर एनरिचमेंट बोलते हो। अभी गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे नीचे डेफिनेशन लिखी है, द ओर माइंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, यानी कि जिस ओर को आप अर्थ की क्रस्ट से निकाल रहे हो उससे कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स चिपके रहते हैं या फिर कुछ इम्प्योरिटीज चिपकी रहती हैं, जैसे कि सैंड हो गया या फिर कुछ रॉकी या क्लेई मटेरियल्स हो गया। अब इन सब्सटेंस को आप मैट्रिक्स बोलते हो या फिर गैंग बोलते हो। तो इन्हीं गैंग पार्टिकल्स को आप अगर अलग कर रहे हो ओर से, उसको आप कंसेंट्रेशन बोलते हो। इतना सिंपल सा है। अब इनको अलग करने के भी बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, है ना, कंसेंट्रेशन करने के भी बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो 4 प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसके बाद है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद है केमिकल सेपरेशन। इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला तरीका है कंसेंट्रेशन करने का, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग ना अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊं तो बेसिकली ऐसा है कि अगर आपको कोई पत्थर मिल गया और आपको बोल दिया किसी ने कि ये ओर है, तो आप क्या करोगे? आपके बस में क्या है, आप जाकर के उसको नलके के नीचे रख दोगे और नलका चलाओगे पूरी स्पीड से, जिससे पानी की जो बहाव है उसकी वजह से वो सारा जो इसमें गैंग पार्टिकल्स, रेत वगैरह लगा है, वो सारा निकल जाता है। ऐसे ही आप करते हो, तो ऐसे ही आप करोगे भी। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग ना हर एक उसमें काम नहीं आता है। ये जैसे आयरन हो गया उसमें काम आ जाएगा, या टिन हो गया उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, टिन का ओर हो गया या आयरन का ओर हो गया, जैसे हेमेटाइट होता है, या फिर सिल्वर या गोल्ड का ओर हो गया, इन सब में काम आ सकता है। अलग अलग कंसेंट्रेशन मेथड ना अलग अलग उसके लिए यूज किए जाते हैं, अलग अलग मेटल्स के लिए। तो ये सारे पढ़ने जरूरी हैं, ऐसा नहीं इनमें से आप कोई भी एक कर लोगे। इसमें से केवल एक आप तब कर सकते हो अगर आपके पास वो पर्टिकुलर मेटल बता दिया गया है। ठीक है, पढ़ने आपको सारे पढ़ेंगे। यानी कि अगर बोल दिया कि हेमेटाइट का कंसेंट्रेशन करना है तो आप हाइड्रोलिक वॉशिंग लगा सकते हो, राइट। अगर आपको फ्रोथ फ्लोटेशन लगाना है तो वो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अलग अलग मेटल्स ओर को कंसेंट्रेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और ये हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग उनमें से एक है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग मैंने आपको बेसिकली बताया, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या कहती है इंग्लिश। दिस मेथड इज based on the difference in the specific gravity of ore and gangue particles. Gangue particles are lighter than the ore particles. अब ये जो मेथड है ये किस पर आधारित होता है? इस मेथड को बनाने का जो आधार था, बेस था, वो क्या था? इन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि ओर में और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं
इनकी ग्रेविटी में डिफरेंस होता है। जो और पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वो हैवियर होते हैं, लेकिन जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, है ना। और जो होता है वो हैवी होता है और गैंग पार्टिकल्स लाइटर होते हैं। तो इसीलिए आप अगर इन पे पानी का प्रेशर डालोगे या पानी का जो है बहाव डालोगे तो सारे के सारे जो गैंग पार्टिकल्स है वो बह के निकल जाएंगे और जो आपका ओर है वो वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि ओर क्या होता है, ओर हैवी होता है, उसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो ये ग्रेविटी के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पर बताया गया, मतलब कि कौन पानी के इफेक्ट से ज्यादा जल्दी प्रभावित होगा। ठीक है, पानी गिर रहा है ओर के ऊपर बहुत तेजी से, जैसे मान लीजिए ये एक ओर है, इसके ऊपर मैंने बहुत तेजी से पानी डाला, बहुत तेजी से पानी डाला, तो इसमें से और पहले बह के निकल जाएगा या गैंग पहले निकलेगा? तो गैंग निकल जाएगा, और जैसे ही गैंग निकलेगा आप पानी की सप्लाई बंद कर दीजिए, आपके पास और मिल जाएगा कंसेंट्रेट होकर के, राइट। अच्छा, हम इन सबको कर क्यों रहे हैं? हमें तो और मिल गया भाई, उस और में से हमें अगर मेटल निकालना है तो उसकी साफ सफाई तो करनी पड़ती है ना। तो हम सबसे पहले उसका कंसेंट्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस होते हैं। तो अभी हम कंसेंट्रेशन पढ़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट इसमें होता है, इन दिस मेथड द ओर इज मिक्स्ड विद वाटर। इसमें हम पानी के साथ मिक्स करते हैं, या फिर आप जो पानी का बहाव है उसके इफेक्ट में इसको ले आओ तो भी ये साफ हो जाएगा। इस मेथड को आप ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के लिए यूज कर सकते हो या टिन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, गोल्ड सिल्वर के लिए भी यूज कर सकते हो। चलिए, अगला तरीका है हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस का, जिसे हम कंसेंट्रेट कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है ये बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नहीं आप कोई भी और उठा करके ले आओगे और फ्लोटेशन प्रोसेस से उसको कंसेंट्रेट कर दोगे। अब ये जो मेथड है ये बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए डिजाइन किया गया है, सल्फाइड ओर को कंसेंट्रेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि कॉपर पाइराइट हो गया, गैलेना, जिंक ब्लेंड, ये सब इसी मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि गैलेना किस मेटल का ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिजाइन किया हुआ है स्ट्रक्चर, जिससे जो ये कंसेंट्रेट हो, पूरा तरीका मैंने इसमें बताया हुआ है। अब इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है देखिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले फ्लोटेशन टैंक ले लिया। ये पूरा क्या है, फ्लोटेशन टैंक है। फिर मैंने क्या किया है, इसके ऊपर हमने कंप्रेस्ड एयर का एक पंप लगा दिया, जिससे एयर को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। कंप्रेस यानी कि दबाया जाता है, प्रेशर को कम किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसके अंदर और डाल दिया, तो जैसे और फिर साथ में हमने इसमें पानी डाल दिया। अब पानी के अंदर क्या है, पाइन ऑयल है, यानी कि पाइन का आपको ऑयल यूज करना पड़ेगा, पानी के अंदर आपको वो मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसको चालू करोगे तो ये जितना भी उस ओर के अंदर गैंग पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जितना भी ओर होगा वो सारा ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। तो ये जितने भी बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे फ्रोथ बबल्स हैं, जिसके अंदर सल्फाइड के ओर्स हैं, ये है सल्फाइड के ओर्स। तो बेसिकली कैसे प्रोसेस किया जाता है इसको, सबसे पहले तो टैंक लेना है, उसमें फिर आपको पानी मिला देना है पाइन ऑयल के साथ, फिर आपको कंप्रेस्ड एयर लेनी है, आपको फिर ओर लेना है, ओर में फिर आपको उसको चालू कर देना है कंप्रेस्ड एयर को। फिर क्या होगा, वो जो ओर है उसका सारा का सारा गैंग जो है नीचे बैठ जाएगा, और जितना भी और पार्टिकल्स है वो ऊपर तैरने लगेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए, नेक्स्ट हमारा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन का। इसमें क्या होता है, ये मेथड कब लगाया जाता है, अगर आपके पास जो ओर है वो मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है, या तो आपके पास ओर मैग्नेटिक नेचर का हो या फिर आपके पास गैंग पार्टिकल मैग्नेटिक नेचर का हो। अगर इनमें से कोई भी एक मैग्नेटिक नेचर का है तो आप इस मेथड को लगा सकते हो बड़े आराम से। उदाहरण के लिए आप एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि आपको अगर मैग्नेटिक और आयरन का मैग्नेटिक और अगर आपको नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज से अलग करना है तब आप इस मेथड को लगा सकते हो, या फिर नॉन मैग्नेटिक और को अगर आपको मैग्नेटिक इंप्योरिटीज से अलग करना है तो आप ये मेथड लगा सकते हो। कैसे लगता है मेथड, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो और है उसको ऐसे यहां से फीडर से पास करवाना पड़ेगा। ये आपके पास लगा हुआ है मैग्नेटिक रोलर, यहां से जैसे ही इसके अंदर से ये आएंगे और पार्टिकल्स, ये क्योंकि मैग्नेटिक रोलर है तो यहाँ पे इसके पास कौन गिरेगा, जो नॉन मैग्नेटिक होगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक होगा वो गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो उससे दूर भाग जाएगा, क्योंकि उससे अट्रैक्टेड रहेगा नहीं तो वो, है ना। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर है वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक वाले इकट्ठा कर देगा, यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक इकट्ठा कर देगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक से अलग हो जाएंगे,
ठीक है। तो फीडर से यहाँ पे आपका ओर आएगा, फिर उसको मैग्नेटिक रोलर से पास कराया जाएगा। मैग्नेटिक रोलर से वो दो टैंक्स में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक और इसमें नॉन मैग्नेटिक। तो कंसेंट्रेट करने का हमारा लास्ट प्रोसेस होता है केमिकल सेपरेशन, यानी आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, केमिकल्स का यूज करोगे। केमिकल्स का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जो है कंसेंट्रेट कर दोगे अपने ओर को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है बॉक्साइट ओर को अगर आपको कंसेंट्रेट करना है दैट इज Al2O3, तो आप उसमें बेस मिला दो दैट इज NaOH। आपको बेस कौन सा यूज करना है, आपको बेस स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaOH है तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, फिर वाटर अलग हो गया, NaAlO2 अलग हो गया, राइट। इस तरीके से सिलिकॉन का दिया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको ओर की रिएक्शन किसी सुटेबल रिएजेंट से करवानी होती है, ठीक है। वो यहाँ पे रिएजेंट कौन सा है, NaOH है। आपको रिएजेंट वो चुनना है जिसमें जो आपके इम्प्योरिटीज हैं वो तो डिसॉल्व ना हो पाए, लेकिन आपका जो ओर है वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा जो रिएजेंट लेना है, यहाँ पे क्या है रिएजेंट, ये बेस है NaOH। तो आपको रिएजेंट वो लेना है जिसमें आपका ओर डिसॉल्व हो सके लेकिन इम्प्योरिटीज डिसॉल्व ना हो पाए। तो इम्प्योरिटीज ऊपर ऊपर रह जाएंगी फिर केमिकल मिलाने से, और जो आपका ओर है वो नीचे नीचे बैठ जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हो, ठीक है। इस मेथड को आप लीचिंग भी बोलते हो, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अब आपने इसको कंसेंट्रेट तो कर दिया, अब कंसेंट्रेट जो आपका ओर है उसको आपको मेटल में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसको रिफाइन करना है। यानी कि सेकंड स्टेप क्या है हमारा, उस कंसेंट्रेटेड ओर में से मेटल को अलग करना। तो आपका जो एक्सट्रैक्शन होता है ये उस पूरे चार्ट से आसानी से समझा जा सकता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, कंसेंट्रेशन के बाद आपको मेटल को एक तरीके से निकालना है उसी कंसेंट्रेटेड ओर से। तो आप रोस्टिंग का प्रोसेस लगाते हो और कैल्किनेशन का प्रोसेस लगाते हो, लेकिन उससे पहले हम आपको ये चार्ट समझा रहे हैं, उसके बाद आपको वो आसानी से समझ में आए। अब इसमें क्या बताया हुआ है, आपके पास ओर था, आपने उस ओर का कंसेंट्रेशन कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ओर का कंसेंट्रेशन हो गया, अब मेटल का ही तो कंसेंट्रेशन हुआ, मेटल ओर का ही तो कंसेंट्रेशन हुआ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि वो किस मेटल का ओर है, वो हाई रिएक्टिविटी मेटल का ओर है, लो रिएक्टिविटी या मॉडरेट। यानी वो मेटल कैसा था रिएक्टिविटी में जिसका आपने कंसेंट्रेशन किया, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, बहुत कम रिएक्टिव था, या मॉडरेट था रिएक्टिविटी में। तो अगर वो बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव था तो आपको उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा कंसेंट्रेशन के बाद, उसके बाद आपको उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। वही अगर वो मॉडरेट रिएक्टिविटी का था तो वो दो तरीके से हो सकता, या तो वो कार्बोनेट ओर में होगा या फिर वो सल्फाइड ओर में होगा। अगर वो कार्बोनेट ओर में होगा तो आपको उसका कैल्किनेशन करना पड़ेगा, आगे हम पढ़ेंगे। अगर वो सल्फाइड ओर में होगा तो आपको उसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी। फिर इन दोनों से आपको उसका ऑक्साइड मिलेगा, अभी भी आपको मेटल नहीं मिलेगा, आपको उसका ऑक्साइड मिलेगा। आपको फिर उसे रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी वो ऑक्सीजन, रिडक्शन करना पड़ेगा, फिर आपको एक मेटल मिलेगा, उसका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप लो रिएक्टिविटी की बात करते हो, मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, तो वो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। आपको उसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो सल्फाइड ओर होते हैं उसमें रोस्टिंग होती है, फिर आपको उसका मेटल ऑक्साइड मिलेगा, फिर आपको उसमें से मेटल निकालना, फिर रिफाइनिंग करके आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैल्किनेशन और रोस्टिंग। हमें मेटल को, कंसेंट्रेटेड मेटल को रिड्यूस करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। हम बोल सकते हैं कि कंसेंट्रेटेड मेटल में से ओर में से हमें मेटल को अलग करने के लिए इन दो तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कैल्किनेशन है वो कार्बोनेट ओर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए। आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपके पास कार्बोनेट ओर है आपको उसे स्ट्रॉन्ग हीट करनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इसको हीट दे रहे होंगे तो आपको याद रखना है कि आपको एयर की एब्सेंस में ये चीज करनी पड़ेगी। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको कैल्किनेशन का प्रोसेस आप तभी लगा सकते हो अगर आपके पास कार्बोनेट ओर है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप इसको प्रोसेस को लगाओगे तो आपको रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तीसरा रिजल्ट ये है कि आपको इस काम को एब्सेंस ऑफ एयर में करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है दैट इज ZnCO3 यानी कि जिंक का कार्बन। आपने उसको कैल्किनेशन किया, मतलब आपने उसको हीट किया एब्सेंस ऑफ एयर में, तो आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। अब रोस्टिंग
क्या होता है, रोस्टिंग में आपको हीट तो करना पड़ता है, लेकिन सल्फाइड ओर को, आप कार्बोनेट ओर को रोस्टिंग नहीं कर सकते, आपको सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करना पड़ता है। अब इनमें फर्क क्या है, आपको इसमें भी हीट करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें सल्फाइड ओर को हीट करना पड़ रहा है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आपको इसे प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करना है, मतलब आप हवा की मौजूदगी इसको हीट कर सकते हो, मतलब खुली हवा में आप इसको हीट प्रोवाइड करा सकते हो। लेकिन कैल्किनेशन में आपको किसी क्लोज्ड कंटेनर में हीट करना होता है। इसमें आपको SO2 गैस मिलती है हमेशा, डेट इज एग्जाम्पल आपके पास, डेट इज Z&S, आपको रिएक्ट करवाना है 3O2 से, तो आपको ZNO और 2SO2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन डिफरेंसेस क्या है कैल्किनेशन और रोस्टिंग में? कैल्किनेशन कार्बोनेट ओर के लिए होगा, रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए होगा। कैल्किनेशन कार्बोनेट ओर के लिए होगा और जो आपका रोस्टिंग है वो सल्फाइड ओर के लिए होगा। ये हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि कार्बोनेट जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होगा और रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा। तीसरा डिफरेंस है कि कैल्किनेशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, लेकिन रोस्टिंग में आपको सल्फाइड गैस मिलेगी, SO2, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, दैट इज SO2।